Good morning students, I am Krishnan Kumar, your physics teacher. आज हम +1 साइंस में फिजिक्स में चैप्टर 8 स्टडी करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशन। बिल्कुल इसी नाम से आपने यही चैप्टर क्लास 9th की साइंस में भी स्टडी किया है, तो आपके लिए आसान रहेगा ये चैप्टर समझना। काफ़ी कुछ वैसा है, 20-30% जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया था, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें ऐड हुए हैं। अब इसमें मेन टॉपिक जो आपको स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ केपलर्स लॉ, ये आपने वहाँ भी पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने वहाँ भी रीड किया हुआ है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आपको स्टडी करना है। फिर एक टर्म आएगी एस्केप स्पीड, यानी कि आप किस मिनिमम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाए। उसके बाद सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, अर्थ से कितना ऊपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ आपके प्लैनेट के मोशन को स्टडी करने के लिए थे। प्लैनेट के मोशन के लिए ये बेसिकली 3 आपके पास लॉ थे। फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कोई भी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिकल पाथ में करेगा। और मान लो सन का कोई सैटेलाइट उसको रिवॉल्व कर रहा है तो सन उसके 2 फोकी में से किसी एक पॉइंट पर होगा एट एनी टाइम। तो यानी कि आपका जो ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रिकल है, सर्कुलर नहीं है। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे आपका सन है, तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेंगे। सेम टाइम में सेम एरिया आपका सैटेलाइट कवर करता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे ये देखिए, ये जो एरिया किसी टाइम में कवर किया है उतने ही टाइम में वो दूसरा एरिया कवर करेगा। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। अब सिंपल सी बात है, इस एरिया के लिए उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है और इस एरिया के लिए उसको इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है। इसका मीनिंग क्या है, उसकी स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है जब वो रिवॉल्व करता है। तो जब वो काफ़ी दूर होता है, फार डिस्टेंस पे होता है, तो उसकी स्पीड कम होती है। जब वो नियर पॉइंट पे होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। थर्ड आपके पास है लॉ ऑफ पीरियड। इसका मीनिंग क्या है, ये एक रिलेशनशिप है टाइम पीरियड उसका रिवॉल्विंग का और उसका जो रेडियस है ऑर्बिट का, उसके बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, टाइम स्क्वेयर ऑफ फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, यानी कि t1 स्क्वेयर बाई t2 स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। इस फॉर्मूले पे आपके कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है, 5 या 7 मार्क्स में आपके पेपर में जरूर आता है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा सिंपल लगा होगा आपको, नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि 9th क्लास में आप इसको स्टडी कर चुके हो। ये क्या कह रहा है, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी हों, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, पास हो, दूर हो, किसी भी मीडियम में हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them from center to center। यानी कि डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से सेंटर ही लेते हैं। अब ये कांस्टेंट, ये सॉरी फोर्स है, ये दिस इज द फोर्स। ये फोर्स कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज किया है, m1 m2 बाई r स्क्वेयर। अब जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होती। आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल लॉ है जो आपका न्यूटन ने दिया था। यहाँ से आपको g कैलकुलेट करना है तो F इंटू आर स्क्वेयर बाई जी, तो आपने कैलकुलेट करना ही है। तो m1 m2,
तो यहाँ से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस है, ये मास है, ये मास है। तो यहाँ से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला या फिर आप इसकी ऐसा यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। तो ये बड़ा आसान होता है ऐसा यूनिट निकालना और डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आता है। अब जो हमारी अर्थ है, इसका रेडियस r है, सेंटर O है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके सरफेस के आसपास है तो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और जो फोर्स अप्लाई करेगा उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज g। वो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका सरफेस के आसपास है, तो मैं ये जो डिस्टेंस है सरफेस से ऊपर वाली विद कंपैरिजन टू रेडियस, मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्ट आपके सरफेस से 2, 4, 550, 2000 मीटर ऊपर हो सकते, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम सिंपल r ही यूज़ करेंगे। तो देखिए फोर्स कितना हुआ ग्रेविटेशनल लॉ से, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू दिस, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई हुआ, मास ये अर्थ का है, ये ऑब्जेक्ट का है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है तो इसका वेट कितना होगा? m इंटू जी, वेट यानी फोर्स। तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो इसी के बराबर होना चाहिए, m इंटू जी। m से m कट गया तो g क्या बच गया आपका? g m बाई आर स्क्वेयर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन या अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू है ये। यहाँ पे आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कांस्टेंट आपको पता है, अर्थ का रेडियस आपको पता है, अर्थ का मास आपको पता है। दिस विल बिकम अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इतने के आसपास ये आएगा। अब ये ग्रेविटी की वैल्यू आप किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हैं, अगर आप उसका मास पता है और उसका रेडियस पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है उसको g से रिप्लेस कर दो, तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएंगी? इक्वेशन अंडर ग्रेविटी। अब a में g की वैल्यू पुट करते समय आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। a की वैल्यू आपकी प्लस g भी हो सकती है, a की वैल्यू माइनस g भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन देखनी है। जब आप सेंटर की तरफ आ रहे हो, अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी डाउनवर्ड मोशन है, तो एक्सेलरेशन भी आपका उसी साइड है, तो आपका a इज इक्वल टू प्लस जी आएगा इन इक्वेशंस में। और अगर आप अपवर्ड मोशन कर रहे हो उस टाइम पर एक्सेलरेशन आपका माइनस आएगा इन इक्वेशंस में। अब जो आपने g की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये इसका वेरिएशन आपको स्टडी करना है, यानी कि कैसे कैसे किस किस पैरामीटर से चेंज हो सकता है। फर्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ हाइट, यानी कि अगर आप सरफेस से ऊपर जाते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो आपकी ग्रेविटी कम होनी चाहिए, बट कैसे कम होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सपोज कीजिए सरफेस पे आपकी ग्रेविटी कितनी है, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। आपको एक हाइट ऊपर h आपने एज्यूम कर ली, उस हाइट पे आपने इसकी ग्रेविटी निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस एच का होल स्क्वायर, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब मैंने क्या किया, g डैश बाई जी का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी दोनों की। यहाँ से gm से gm कैंसिल आउट, क्या बचेगा? आर स्क्वेयर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो आपका नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपका? इसको मैं ऊपर भी ले आया इसके साथ में, तो +2 था तो -2 हो जाएगा। 1 प्लस एच बाई आर पावर में -2। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ फर्स्ट पावर तक। और ये बाइनोमियल थ्योरम जो भी है, या बेसिक मैथमेटिकल अलजेब्रा के मैंने आपको नोट्स दिए थे जब आप 10th क्लास के पेपर दे रहे थे, मैंने आपको कहा भी था ये आपके +1 में यूज होंगे।
तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। सिर्फ फर्स्ट पावर तक हम लेंगे, हायर पावर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे लिए, ये जस्ट यहाँ पे मैंने यही किया, पावर को आगे ले आया तो -2 मल्टीप्लाई में होगा, ये आपका रह गया। तो ये आपकी रेशियो आ गई। तो यहाँ से जी डैश आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो जी 1 - 2h/r, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करेंगे। अब देखेंगे डेप्थ का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, मान लीजिए आपका अर्थ है, इसका रेडियस है r। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा दैट इज Gm/r²। अब मैं डेप्थ में गया हूँ, तो डेप्थ में जाने से उसका मास भी तो चेंज होगा, उसका वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने इसको, जो मास है, मास क्या होता है आपका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसकी फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब इसका आपका स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, 4/3 πr³ वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी मान लिया रो है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बाकी एज इट इज, ये आ गया आपका। अब अगर आप नीचे आ गए, x डिस्टेंस नीचे आ गए, तो रेडियस कितना बच गया अब, r - x। चलिए, तो g डैश क्या हो जाएगा, Gm डैश, नया मास आपका, न्यू मास है ये, r - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मास को मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम के लिए रेडियस क्या रह गया आपका, r - x का क्यूब। तो क्या बन जाएगा ये, 4/3 पाई r - x का होल क्यूब इंटू रो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वही रेशियो निकालनी है g डैश बाई जी की। तो दिस अपॉन दिस हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, काट के आपके ये आंसर आ जाएगा। अब ऊपर r कॉमन लेंगे तो r से r कट के ऊपर क्या रह जाएगा, 1 - x/r। तो यहाँ से g डैश क्या होगा, g इंटू 1 - x/r। तो यहाँ भी आप कह सकते हो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्रेविटी आपकी कम होती रहेगी। और अगर मैं कहूँ मैं कितना नीचे आ गया, उसके रेडियस के बराबर, अगर मैंने x = r पुट किया तो ग्रेविटी कितनी होगी, 0, यानी सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। थर्ड जो इफेक्ट है वो शेप की वजह से। आपको पता है अर्थ की शेप आपकी प्रॉपर स्फीयर नहीं है, पोल की तरफ रेडियस कम है, इक्वेटर की तरफ ज़्यादा है, और रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या है, इक्वेटर पे इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी, नहीं सॉरी कम होगी क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, और पोल पे क्योंकि रेडियस कम है तो आपकी ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे और यहाँ पर सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। आपकी अर्थ आपको पता है रिवॉल्यूशन के साथ रोटेशन भी कर रही है, तो उसका भी इफेक्ट होगा। अब वो क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। अब यहाँ पर क्या है, जी डैश आपकी चेंज्ड वैल्यू है, जी आपकी पहले की वैल्यू है, आर इसका रेडियस है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है रोटेट होने की, जी ग्रेविटी की वैल्यू है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लैम्डा आपका क्या है, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है, ये देखिए, लैटिट्यूड आपका पोल के लिए कितना है 90 डिग्री और इक्वेटर के लिए है 0। यहाँ पर हमने इसको निकाला भी है। पोल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कोस आपका लैम्डा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पुट करेंगे तो सिंपल जी रह जाएगा, यानी कि रोटेशन का पोल पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब इक्वेटर पे देखते हैं क्योंकि वही वैल्यू आ गई। इक्वेटर पे देखते हैं, इक्वेटर पे क्या होगा, कोस 0 पुट कर देंगे तो इक्वेटर पे आपकी रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पोल पे आपका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आपका क्या है, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। आप अर्थ का मास भी निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, बड़ा आसान है। आपने ग्रेविटेशनल की वैल्यू सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी है, G = Gm/r²। यहाँ से मास निकाल लीजिए, ये आपको पता है, ये आपको पता है, जी आपको पता है। मास आपका kg में कैलकुलेट कर लेंगे आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद। फिर आपको निकालना है इसकी डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हो गया वॉल्यूम, ये डेंसिटी, और ये मास ऊपर से आप नीचे लिख लो एज इट इज। यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी अर्थ की डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर लोगे।
उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मीनिंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो अर्थ है, ये कहाँ तक वो अपनी फील्ड लगा रहा है या कहाँ तक वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उसकी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट मास। और फोर्स हम कैसे निकालते हैं? जी एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर स्क्वेयर। इसको मुझे मास से डिवाइड करना है, सिंपल कट गया तो क्या रह गया? जी एम बाई आर स्क्वेयर। उसके बाद दूसरी टर्म आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हम वर्क डन करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होगा। और अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? इन्फिनिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए हैं, उस पॉइंट पे लाने में हमारा जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन होगा, क्योंकि अब हम अर्थ की फील्ड में हैं। तो जो भी वर्क डन हमने किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में, वो वर्क डन उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से यहाँ पे आने के लिए, यानी कि सेंटर से पहले इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट थी, अब वो ऑब्जेक्ट कितने पे है? आर डिस्टेंस पे हमें इसको सोल्व करना है। तो पहले हम इन्फिनिटी से जब यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं आप सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हो? एक्स डिस्टेंस पे हो, और वहां पर भी आप स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो dx। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? f डॉट ds। f की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पर डिस्टेंस x है तो f क्या होगा? जी एम एम बाई एक्स स्क्वेयर। वो वैल्यू पुट की हमने। अब ये तो हो गया आपका स्मॉल वर्क डन dx के लिए। आपको तो कंप्लीट करना है। कंप्लीट के लिए आपकी लिमिट क्या रहेगी? इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हो आप? आर तक आ रहे हो। ये देखिए कंप्लीट वर्क डन के लिए मैंने लिमिट क्या पुट की है? इन्फिनिटी से आर तक। तो इन्फिनिटी से आर तक मैंने वैल्यू पुट कर दी और जो आपने पीछे वर्क डन निकाला था वो वैल्यू पुट कर दिया। तो जी एम एम बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर ऊपर आके माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 बाई -1। इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर इंक्रीज कर दो और इंक्रीज पावर को नीचे लिख दो। अब लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी से आर तक, तो आपका ये वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा और यही वर्क डन उसके क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब अगर ये तो कहाँ है? आर डिस्टेंस पे है, लेकिन उस आर से अलग भी अगर कोई आपकी हाइट है तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एच हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखिए। नेगेटिव साइन जो आपका यहाँ पर आया है वो किस वजह से आया है? कि आपका सिस्टम बाउंड है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्टिव फोर्स में ही पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है, रिपल्सिव में आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या निकाला था? माइनस जी एम एम बाई आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेंगे यू की वैल्यू कम होती रहेगी, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है। धीरे धीरे वो कितना हो जाएगा? 0। 0 कब होगा? जब आर आपका इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और कितनी होती है? 0 होती है। उसके बाद में अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट आर रेडियस जो अर्थ का है वहां से कितनी हाइट पे ले गए? आर प्लस एच पे, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अब यहां पर है, उसको मैं यहां पर ले गया आर प्लस एच हाइट तक, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी? उस टाइम पर आपकी लिमिट क्या हो जाएंगी? देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे आपकी लिमिट क्या होगी? आर और आर प्लस एच। देखिए आर और आर प्लस एच लिमिट पुट कर देंगे हम, और उसी इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को, इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ये है। इसमें से मैंने क्या किया? 1/r कॉमन ले लिया, तो ये r आपका बाहर आ गया। अंदर आपका यहाँ पर सिंपल 1 माइनस r प्लस एच सोल्व करेंगे, मैथमेटिकली आराम से होगा। अब यहाँ से मैंने नीचे r कॉमन लिया ताकि इस ऊपर वाले r को मैं कैंसिल आउट कर दूँ। अब इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये पावर आपकी -1 हो जाएगी। अब इसको दोबारा मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व करूँगा तो ये पावर आगे आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस
ये देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका Gmm/r इंटू 1 माइनस, और ये बचाएगा प्लस h/r। ठीक है, तो आपका क्या बन गया ये Gmm/h/r², Gmm/h/r²। अब Gmm/r² क्या होता है? ग्रेविटी इंटू मास इंटू जी, तो क्या बन गया ये mgh, जो हम आमतौर पर स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आप पढ़ते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, बाद में हम सेकंड पार्ट इसकी वीडियो बनाएंगे।